आई वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज ऑफ टॉक जिसके अंदर हम लोग मुगल मुसव्वरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इट्स अ सीरीज ऑफ 3 सेशंस और ये सेशन नंबर 2 है। और सेशन 1 में हम लोगों ने हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया था। आज भी हिस्ट्री का ही सेशन है। हमारे साथ डॉक्टर मुराद खान मुमताज़ मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं विलियम्स कॉलेज में, एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हिंदुस्तानी मुसव्वरी। और जो पहला सेशन था उसके अंदर डॉक्टर मुराद ने हमें बताया कि किस तरह से पर्शियन पेंटिंग्स उनके अंदर कैसे धीरे धीरे मुगल इन्फ्लुएंस कलर्स के थ्रू जो उनसे है वो सिंथेसाइज होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद वो हमें 1500 साल पहले अजंता केव्स की तरफ लेके गए और वहाँ पे उन्होंने हमें कुछ ड्राइंग्स दिखाई और लाइन वर्क के ऊपर उनका ज़्यादा था, एम्फोसिस था कि उसको आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि बाद में जब हम लोग मुगल पीरियड के अंदर जिन ड्राइंग्स को हम कहते हैं कि 3/4 प्रोफाइल के अंदर जो वो डेवलपमेंट हुई है, तो वो एक्चुअली वो पहले से ही चली आ रही थी जिसके ऊपर मजीद वर्किंग की गई। फिर इसके बाद अजंता के बाद अजंता में एक मज़ेदार चीज़ जो मेरा अपना जो इनपुट था वो ये था कि अगर आप बंगाल स्कूल को देखें तो दैट इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट यू सी एट एग्जैक्टली सी एट द अजंता केव्स। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद टेक्निक थोड़ी सी चेंज होती है। फार ईस्ट की वॉश टेक्निक्स हैं जो कि उसके अंदर एम्बेड की जाती हैं और वो एक नया जो उनसे है स्कूल फॉर्म करता है। अजंता के बाद वी मूव्ड ऑन टू द नेपाली साइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और वहाँ पे डॉक्टर मुराद ने हमें बताया था कि नेपाल में भी छोटे छोटे कपड़े के पीसीस के ऊपर देवताओं की तस्वीरें जो उनसी हैं वो लोग बनवाते थे, कमीशन करते थे और वो अपने पास रखना पसंद करते थे। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बताया कि कपड़े के ऊपर काफी काम हुआ है। लाइक पेंटिंग जो है उसका मीडियम कपड़ा काफी देर तक रहा है। आज भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको हम लोग मतलब उस तरह से गॉश पेंटिंग के अंदर जो उनसे थोड़ा सा उस तरह से हम यूज नहीं कर रहे। लेकिन पहले डॉक्टर साहब ने यही हमें जो बताने की कोशिश की थी कि काफी सारे सैंपल्स हमें मिलते हैं जो कि कपड़े पर हैं। नेपाल के बाद हमने जो ब्रेक लगाई थी वो हमने गुजरात की तरफ हमारा पड़ाव था। और आज का जो सेशन है वो बेसिकली गुजरात से ही ऑनवर्ड्स है, अबाउट द मुगल हिस्ट्री ऑफ मुसव्वरी। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुक्रिया। जो अपनी रिकैप भी कर दिया। और जी, यहीं से शुरू करते हैं। शेयर कर दूं स्क्रीन? तो हाँ, वहीं से शुरू हुआ था मेडिवल टाइम से कि शुरुआत हमने वहीं से की थी कि जब हमें पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स नज़र आती हैं एज एन आर्ट, आर्ट ऑफ द बुक के फॉर्मेट में, तो ज़्यादातर 10th 11th 12th सेंचुरी में जो हमें आती हैं वो बुद्धिस्ट आर्ट से ज़्यादा एफिलिएटेड हैं, एंड दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि बुद्धिज़्म जो थी वो वहाँ पे ज़्यादा इस वक्त बिल्कुल आखिर में, हिंदुस्तान की तारीख़ पे जब बुद्धिज़्म अपने आखिर में थी, तो ज़्यादातर इधर नेपाल, तिब्बत और बिहार, उड़ीसा, वेस्टर्न बंगाल, इन जगहों पे ज़्यादा थी। तो यहाँ के जो हमें मुसव्वरी के आसार नज़र आते हैं किताबों में, वो ज़्यादातर पाम लीफ, वो क्लॉथ पे तो ज़ाहिर नहीं बचते, 1000 साल से ज़्यादा पुरानी की बात है, पुरानी बात है, तो वो छोटे साइज़ में पाम लीफ यानी पत्तों के ऊपर जो मुसव्वरी की जाती थी, किताबें उन पे ही बनती थी। तो उसके साथ वी फाइंड देम इन रीजन्स लाइक तिब्बत एंड नेपाल वगैरह, जहाँ पे बुद्धिज़्म चली गई एक बार जब हिंदुस्तान से बर्रे सगीर से ख़त्म हुई बुद्धिज़्म। तो उनके साथ साथ सारी किताबें और सारी चीज़ें जो थी उनकी ऊपर हिमालयाज़ में और सेंट्रल एशिया वगैरह में जाके वहाँ पे फिर जो आज मिलती हैं, तो अक्सर वहाँ से मिलती हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने शुरू किया था देख रहे हैं बड़ी एक अगर इफ़ यू थिंक अबाउट द नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट, उसके अंदर एक जो बहुत देर तक चला एक स्टाइल, वो यूजुअली तो जैन के साथ, जैनिज्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू जैन। इट्स मोर ऑफ नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कि अराउंड 1200 में
नज़र आता है, फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट। और वहाँ से फिर फैलता फैलता पूरे नॉर्थ में, ईस्ट टू वेस्ट में फैल जाता है। और वो कोई रहता है अपने अरूज पे 1200 से लेके 1500 तक, तो तकरीबन 300 साल, 300 साढ़े 300 साल। दिस इज़ द स्टाइल दैट यू सी बीइंग यूज्ड बाय ऑल patrons and all a majority of the workshops as well। उसको वैसे आर्ट हिस्टोरिकली शुरू में लोग ज़्यादा उसको उससे अटैच करते थे कि है ही जैन स्टाइल, बट वो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो असल में ऐसी बात नहीं है। इट्स अ शेयर्ड स्टाइल यू दैट यू फाइंड इन द सब कॉन्टिनेंट। और टिपिकली आप ये पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह भी नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो इसको वैसे बहुत से नामों से लोग एसोसिएट करते हैं, लेकिन यूजुअली जिस तरह से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं वो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी पेंटिंग कह सकते हैं, जो कि गुजरात या उसकी उस वाले गिरदोनवा में शुरुआत उसकी होती हैं, लेकिन फिर वो फैल जाता है। और वो डोमिनेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अराउंड द 12th to 16th सेंचुरीज, ज़ाहिर है विद लोकल वेरिएशंस। और फिर इसी के साथ साथ ये वो वक्त है जब मुसलमानों की आमद हो रही है ज़्यादा, और उनके साथ साथ कागज़ की भी को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऑफ कोर्स फ्रॉम चाइना एंड सेंट्रल एशिया द मुस्लिम्स स्प्रेड इट अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया। हिंदुस्तान में थोड़ा लेट आया कागज़, लेकिन एक बार कागज़ आ गया तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वो पाम लीफ को रिप्लेस करना शुरू हो गया। और आज के ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें जो आपको मिलती हैं इस स्टाइल और इस पीरियड, इस ज़माने से मुंसलिक, तो वो आपको ज़्यादातर जैन मिलती है। उसकी वजह ये है कि जो जैन ताजिर और इस तरह वाले जो लोग थे वो काफ़ी उस वक्त पैसे वाले लोग थे, और ज़्यादा ज़ाहिर है उनका बहुत ज़्यादा बिलीफ जो था वो काफ़ी तगड़ा था। और उनके लिए एक तरह से सवाब कमाने का एक ज़रिया ये था कि आप एक सेक्रेड टेक्स्ट को पेट्रनाइज करें, जिस तरह आजकल लोग कुरान को करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत ख़तात और तहजीब वगैरह करा के आप उसको डोनेट कर दें, वक्फ कर दें, जो भी कह सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका चर्चा हो रहा था इसी ज़माने में, 12th 13th 14th सेंचुरी में, कि जैन पेट्रन्स जो थे वो अपनी सेक्रेड टेक्स्ट्स को इलस्ट्रेशंस के साथ डोनेट करते थे मंदिरों, अपनी अपने टेम्पल्स में। और वो अक्सर सारी जो ये किताबें जो थीं वो टेम्पल्स की लाइब्रेरीज में जाके बेसिकली बंद हो जाती थी, और किसी ने उनको ज़्यादा देखा नहीं तकरीबन 500 साल, 400 600 साल तक, until the 20th century when art history, South Asian art history became a thing। और colonial जो ब्रिटिश एंड यूरोपियन started to find these illustrated manuscripts in these libraries। तो जब उनको ये पता चलना शुरू हुआ तो उनको लगा कि है ही सिर्फ जैन का काम, लेकिन सिर्फ सर्वाइव वो किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी ट्रेडिशंस और रीजन्स और दूसरे लोग जो थे वो नहीं इसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें सर्वाइव करती हैं वो जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे कालाकचार्य कथा, जो कि सारे जो जिना हैं जैन के, जो एक तरह से आप कह सकते हैं फाउंडिंग फादर्स, सेंट्स या इनलाइटन बीइंग्स, उनकी कहानियाँ, उनकी अक्कासी करना और उनकी खताती के साथ उनको पेश करना। तो एक मज़े की चीज़ ये हुई कि जब हिस्टोरिकली इन द मिडीवल वर्ल्ड एंड इवन बिफोर दैट, जो हिंदू सिख एंड बुद्धिस्ट सिख और जैन सेक्रेड टेक्स्ट जो थी, ये सब इस्लाम के आने से पहले की बात है, वो सब पाम लीव्स के ऊपर होती थी। जो पत्ता होता है पाम का, वो तो ज़ाहिर है लंबा होता है यूं करके, तो सारा जो फॉर्मेट था वो हॉरिजॉन्टल था, लंबा था। उसको वो काट के पॉलिश करके प्रिपेयर करके इस तरह था। लेकिन जब कागज़ इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर तो आप कोई भी, उसकी छपड़ी है, आप किसी भी उसको फॉर्मेट में कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ का लोकल एक तरह से जो मुक़द्दस मकतूबात की जो तहरीर करना, उनको उनको उनका ख़ताती वगैरह करना वो आदी था लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के, तो वो उसको कंटिन्यू करते रहे इवन व्हेन पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसलिए आपको जनरली जो ट्रेडिशनल लोकल मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेट है वो हॉरिजॉन्टल है।
तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पेज पे, जो कि काला कचारिया कथा का एक वर्क है, उस पे इट्स फॉलोइंग द पाम लीफ फॉर्मेट इवन दो इट्स मेड ऑन पेपर। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पाम लीफ, क्योंकि काफ़ी सख्त एक मजबूत एक मीडियम है लिखने का, तो उसको स्टैक करते थे एक के ऊपर एक, और उसके अंदर एक या दो छेद ड्रिल करते थे बीच में, और उसके थ्रू वो रस्सी बांध डाल के बांध देते थे। इस तरह से उनकी किताब एक तरह से एक जिल्द बन जाती थी किताब की, और उसके ऊपर फिर वो लकड़ी के बहुत खूबसूरत कार्व्ड फट्टों को एक तरह से कवर्स बना देते थे, फिर उसको कपड़े के अंदर फोल्ड करते थे। दैट वाज द टिपिकल ट्रेडिशन। और यही ट्रेडिशन जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म फैला, पूरे एशिया में यही ट्रेडिशन फैला। आपको मंगोलिया में, तिब्बत में, ईस्ट एशिया वगैरह में ये ट्रेडिशन बहुत अभी तक मिलता है। लेकिन जब कागज़ आया तो अब कागज़ में तो होल ड्रिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल चीर फट फट जाएगा। लेकिन क्योंकि वो एक तरह से एक सेक्रेड फॉर्मेट बन गया था, तो इवन व्हेन यू लुक एट पेंटिंग्स फ्रॉम दिस पीरियड दैट आर मेड ऑन पेपर, यू स्टिल सी दीज मार्कर्स। यहाँ पे आपको ये नुक्ते नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको याद दिला रहे हैं कि ओरिजिनल इनका एक फंक्शन होता था। लेकिन अब उनका फंक्शन तो इतना नहीं रहा, लेकिन वो नुक्ते आपको फिर भी उस तरह से एक फॉर्मेट का याद दिला रहे हैं। इट रिमाइंड्स देम कि एक मुकद्दस ऑब्जेक्ट है। तो एक तो ये चीज़ आपको तब्दीली नज़र आती है पत्ते से कागज़ पे आने की। दूसरी चीज़ जनरली जो हम देखते हैं इसके अंदर, वो ये है कि ये जो वेस्टर्न इंडियन स्टाइल है या गुजराती स्टाइल है, जैन स्टाइल, जो भी आप इसको कहें, मिडीवल स्टाइल, उसके अंदर ज़्यादातर तो स्ट्रिक्ट प्रोफाइल में है लोगों की शक्लें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रल एशियन टाइप, जो टिपिकल लोकल शक्लें जो बनाते हैं वो प्रोफाइल में होती हैं, लेकिन उनकी हमेशा एक आंख जो है वो बाहर की तरफ को निकल रही होती है। ये एक टिपिकल पहचान है इस तर्ज की। अगर आपको पहचानना हो, फौरन आप देखें आंख अगर बिल्कुल हवा में मुअल्लक है, तो इसका मतलब है कि ये वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है या गुजराती स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके ऊपर, इसमें अमूमन बहुत शोख रंग लगाए जाते हैं, और ये भी एक स्टाइल का पहचान बन गई कि गुजराती टेक्सटाइल्स भी नज़र आती हैं आपको अक्सर। और यू हैव दीज ब्रिलियंट एप्लीकेशन ऑफ ब्रिलियंट कलर्स पंक्चुएटेड बाय दीज डार्क कलर्स, जैसे कि ब्लू, इंडिगो या काली दाढ़ी, इस तरह से। लेकिन फ्लैट ब्राइट वॉशेस ऑफ कलर्स आर वेरी प्रोमिनेंट हेयर। और फिर बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल और डिज़ाइन वगैरह वाली एलिमेंट्स भी इसमें बहुत आती हैं। और रियलिज्म से इसका कोई, या नेचुरलिज्म से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। जिस तरह से हम देख रहे थे अजंता वगैरह वाला पीरियड जो था, वहाँ से करते कराते अब बिल्कुल ही एक सिंबॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट सा आर्ट फॉर्म बन गया इस वक्त तक। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको पता नहीं था कि पर्दाख्त क्या होती है, या नेचुरलिस्टिक शक्ल कैसे बनानी है, या 3/4 प्रोफाइल कैसे बनाना है। क्योंकि ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर, यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि एक फॉरेनर है। तो जब फॉरेनर को दिखा रहे हैं तो उसको वो बिल्कुल टिपिकल उस ज़माने के पर्शियन या सेंट्रल एशियन स्टाइल में दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने लोकल बंदा दिखाना चाहते हैं तो वो वापस से इस तरह से दिखाते हैं, जिसके अंदर उसकी बड़ी नोकीली सी नाक है, काफ़ी शार्प फीचर्स हैं, और कट आउट जैसे उनकी जेस्चर्स हैं। लेकिन जैसे उन्होंने फॉरेनर दिखाया तो उन्होंने दिखा भी दिया कि हम इस तरह से भी लोग बना सकते हैं। तो इट वाज अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट ऑफ कोर्स, लेकिन वो अपने स्टाइल में जान के इस तरह से बना रहे थे कि उनको फ्लैट रखना, और लाइन वर्क पे बहुत जोर देना, रंगों को का इस्तेमाल करना, शोख रंगों का इस्तेमाल करना। और ये एक और एग्जांपल है, ये मेरे ख्याल से मेट म्यूजियम में है, कल्पसूत्रा, विच इज़ ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ दीज जैना फिगर्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही वाज़ेह तौर पे किस तरह से आँख जो है वो हवा में जा रही हैं सारे फिगर्स की। एक और जो अहम चीज़ इसके अंदर नज़र आती है वो ये है कि बहुत महंगे रंगों का इस्तेमाल, क्योंकि ये पैसे वाले लोग थे, ताजरान थे, दूसरे लोग थे, इनके पास पैसे थे। और इट्स वेरी क्लियर कि इन रीजन्स में, चाहे वो दिल्ली हो, आगरा हो, गुजरात हो, ये हो, इसमें वर्कशॉप्स थी, कारखाने थे या तस्वीर खाने थे उस मुसव्वरों के, और उन सब के पास ये काम
आता था, लेकिन उनको जल्दी जल्दी भी करना होता था क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा फरोख हो रही थी, इनको काम ज़्यादा मिल रहा था। तो और पैसे बहुत थे, तो दे वर टोल्ड टू अप्लाई लैपिस। लाजवर्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। दूसरे रंग जो आपको नज़र आते हैं वो है शिंगरफ, जिसके अंदर से ऑरेंज निकलता है, संदूरी रंग, और लाल वाला भी निकलता है। तो ये सारे अक्सर रंग, बहुत सारे रंग जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं, कोई चीन से आ रहा है, कोई दूसरी अफगानिस्तान से आ रहा है। तो इस सब में खर्चा भी होता है, लेकिन इनके पास थे पैसे, लेकिन वक्त कम था। जिसकी वजह से जब आप गौर से देखें तो जो लाइन वर्क है वो बड़ी जल्दी जल्दी किया गया है। रंग जो है वो बड़ी जल्दी से लगाया गया है, कोई फ्लैट करने की उन्होंने नहीं जहमत ली की, और बस फ्लैट एक दफ़ा रंग लगाया और आगे चल गए आउटलाइन जल्दी से करके। तो इसकी इस तरह की चीज़ों में आपको नज़र आता है कि किस तरह का काम हो रहा था और किस तेज़ी के साथ भी काम हो रहा है। जैसे से आप ये आर्किटेक्चरल फीचर देख सकते हैं इनके तख्त का, तो इतनी जल्दी से उन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं। कोई उन्होंने आराम आराम से उस तरह से नहीं किया। इट्स अ वेरी क्विक, ऑलमोस्ट स्लॉपी एप्लीकेशन ऑफ कलर। एंड कई जगहों पे खूबसूरत काम तो सारा सारा ही है, लेकिन ये स्टाइल इस तरह का था जिसके अंदर आउटलाइन जो है वो बहुत ऑलमोस्ट जैसे तार जैसी हो, बड़ी वायरी आउटलाइन है। इसके अंदर कोई ज़्यादा खताती की तरह पतली मोटी नहीं होती हुई नज़र आ रही, सारी ओवरऑल इवन, बिल्कुल जैसे कि किसी ने तार लगा के आउटलाइन कर दी है। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स आपको इसमें नज़र आते हैं कि जो कि एक टिपिकल, फिर से वही गुजराती जैसी टेक्सटाइल्स के पैटर्न्स हर जगह पर और नज़र भी आते हैं आपको। एक दो और एग्जांपल्स हैं। तो ज़्यादा एक तरह से टेक्सटाइल्स के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि आपको इस टाइप के जो आर्ट वर्क है वो टेक्सटाइल्स में इस जगह से अभी तक नज़र आता है। तब ये नहीं पता टेक्सटाइल्स पहले आए कि पेंटिंग पहले आई, लेकिन क्लियरली देयर वाज सम ओवरलैप। तो वेरी फोकिक, एंड उस तरह से जिस तरह से हम सोचते हैं पर्शियन या मुगल पेंटिंग, उस टाइप की रिफाइनमेंट नहीं है। काफ़ी डिलिबरेटली एब्स्ट्रैक्ट है, और लाइन वर्क पे बहुत ज़ोर है। महंगे रंग लगाए हुए हैं, लेकिन उनको बड़ी जल्दी से लगाया हुआ है, और बड़ी तार जैसी खत जैसा ख़त है ओवरऑल, ख़ताती। जस्ट टू गिव यू सम मोर एग्जांपल। और ये अक्सर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में आपको ये नुक्ता हमेशा ही नज़र आता है, ताकि आपको याद दिला सके कि एक ज़माने में ये जब पत्तों पे काम किया जाता था तो उनके थ्रू छेद करके रस्सी से बांधा जाता था। एक बार कागज़ आ गया तो फिर आप बांध नहीं सकते थे, तो उसको सिर्फ एक के ऊपर एक लाद के कपड़े में बांध देते थे। दैट वाज द टिपिकल वे ऑफ स्टोरिंग दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स। लूज फोलियोज इनको कहते हैं, खुले कागज की किताब एक तरह से। लेकिन जो वह पहले भी कहता कि ये सिर्फ जैनिज्म या जैन के साथ नहीं रिलेटेड, ये और भी दूसरे लोगों ने, दूसरे पेट्रन्स ने यही इन्हीं आर्टिस्ट से काम कराया, अपने मर्जी का, अपनी मर्जी का भी। जिस तरह से आपको राइट साइड पे जो नज़र आ रही है तस्वीर, वो भी इसी ज़माने से है, टिपिकल वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग में है। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट पे जो फिगर्स हैं उन सब की आंखें बाहर निकल रही हैं। रंग जो हैं वो बड़े फ्लैट लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी से काम हुआ हुआ है। वही स्टाइल है पपेट लाइक, जिस तरह से कट आउट हो ना, कार्डबोर्ड के कट आउट जैसे फिगर्स हैं। प्रोफाइल स्ट्रिक्ट है, वो सब कुछ है, लेकिन फॉर्मेट मुख्तलिफ है। इसका आपके ख्याल से क्या हो सकता है एनीवन? ये क्या वजह है कि फॉर्मेट क्यों मुख्तलिफ है, वर्टिकल क्यों है? एनीवन? रफिया आपा भी यही पूछने लगी थी आपसे। किसी और, शायद किसी के पास कोई अच्छा जवाब हो। सवाल ये है कि ये वर्टिकल क्यों है। हाँ वही कि ये क्या, यहाँ पे क्या वजह हो सकती है? कहीं कागज की प्रोडक्शन वर्टिकल तो नहीं होना शुरू हो गई? हाँ, लेकिन नहीं, क्यों हुई, ये सवाल है। कागज बुक की का कमी फॉर्मेट की मेरे वजह ख्याल से में। एक ही स्टोरी एक ही पेपर पे लिखी जा रही है। बिकॉज कागज में भी वो ये था ना, जब स्टैंडर्डाइज किया था, बिकॉज जब न्यूज़पेपर्स की प्रोडक्शन शुरू हुई थी तो वो उनको एक स्टैंडर्ड साइज चाहिए था ताकि मिनिमम वेस्टेज हो।
ताकि हम सिर्फ एक कट लगाएं और कागज दो में डिवाइड हो जाए, और फिर कट लगाएं तो फिर दो में डिवाइड हो जाए, और इस तरह A0 A1 A2 A3 इस तरह से आपके फिर कागज भी स्टैंडर्ड साइजेस में आना वो शुरू तो हो बहुत जाए। बात की बात। नौशीन के पास कुछ जवाब दायर की है ना, जैसे किसी ने हाथ खड़ा किया। हाँ, नौशीन नौशीन हैज रेज्ड हर हैंड। जी। जी आई थिंक प्रॉब्ली इस टाइम के ऊपर एक किताब की शक्ल आ रही थी एंड जी हाँ, perhaps you were able to read it, so it was, that's why वो A4 में हो रहा था, because it's eventually binding and then you can carry it. बिल्कुल। Copy that. यहाँ पे आप कुछ करीब आई इसके इस जवाब का। पीछे तैमूर साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे गालिबन। मैं पूछना ही चाहता था क्योंकि ये सेक्युलर कहानी है इसलिए तो। डिवो है तो डिवोशनली, लेकिन मेरे ख्याल नौशीन कुछ करीब आई कि वो फॉर्मेट चेंज होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इस्लामिक कल्चर। तो उसके साथ साथ जो इस्लामिक कोडेक्स थी, जिसको हम आज किताब कहते हैं, वो मुसलमानों ने ही फैलाई। वेस्ट में भी, मगरब में भी किताब का जो आजकल का फॉर्मेट है वो मुसलमानों के बगैर तो कभी नहीं पहुंच सकता था। उनकी वजह से उनके पास भी, वरना तो स्क्रोल रोल्स इस्तेमाल करते थे, और हिंदुस्तान वगैरह में ये फट्टे वाली शेप इस्तेमाल। फिर इस्लाम की वजह से पूरी दुनिया में ये किताब का फॉर्मेट, जिसके अंदर बाउंड बुक, जिसको इस्लामिक कोडेक्स कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुई पूरी दुनिया में ही, मशरक़ में मगरब में दोनों में। तो जिसकी वजह से फॉर्मेट जो था वो चेंज होके वर्टिकल हुआ, और ज़ाहिर किताबें जो थीं वो एक जिल्द में बंधी हुई बनना शुरू हुई। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये फोलियो है, पीछे उसकी टेक्स्ट है हमारी फ़ारसी अरबी स्क्रिप्ट में। बोली तो लोकल है, हिंदवी अवधी। तो ये चंदायना जो है, वो चंदायन का जो प्रेम कहानी है, जो कि एक सूफ़ी कहानी है, जो कि चिश्ती सिलसिले में इन्होंने शाये की थी। जो इनके शेख थे 14वीं सदी के, उन्होंने उसको अपने तलबा को नसीहत देने के तौर पे लिखी थी, जो कि फिर बहुत मकबूल हो गई। इतनी मकबूल हो गई कि इसको खुतबे के तौर पे, खुतबे से पहले भी जुम्मे पे पढ़ा जाता था दिल्ली वगैरह में। कितनी मज़े की बात है। जो कि बिल्कुल एक प्रेम कहानी है, बड़ी एक्सप्लिसिट प्रेम कहानी है। इसमें इश्क वगैरह का काफ़ी ज़्यादा खुल के बयान किया गया है, लेकिन उसकी ज़ाहिर है इट्स अ स्पिरिचुअल स्टोरी, इट्स अबाउट द जर्नी ऑफ द सोल टू हैव यूनियन विद गॉड। असल में तो ये कहानी है, लेकिन उसको मकबूल बहुत हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि उसको फिर शाया इसकी काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनी। इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा भी हुआ आया है पिछले साल अंग्रेज़ी में, बहुत अच्छा। इसका उर्दू में भी बहुत अच्छा तर्जुमा है, बहुत खूबसूरत कहानी है। तो इसका फॉर्मेट फिर जो पब्लिक है, इट्स अ पर्शियन रीडिंग audience in this case, even though this is the same time when you have these Jain and other manuscripts being made, but the audience is different. They are used to reading books जिस तरह से आज हम पढ़ते हैं किताबें bound in manuscripts। तो जिसकी वजह से फॉर्मेट तब्दील होना ही पड़ गया, क्योंकि अब आपकी किताब जो है वो A4 वो वाली साइज़ है ना, वर्टिकल फॉर्मेट है उसकी। लेकिन आर्टिस्ट तो वो हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं, जो कि सदियों से लंबे फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो उनको कुछ ना कोई तजवीज़, उस तरह से उनको एक कुछ ना कुछ जवाज़ वगैरह निकालना था कि वो किस तरह से अपने आबाओ अजदाद की सीखी हुई स्टाइल को अपने इस नए बदलते हुए ज़माने में किस तरह से करें इस्तेमाल। तो वहाँ पे उन्होंने बड़े मज़े की टेक्निक्स निकाली, जिसको अंग्रेज़ी में कह सकते हैं कि स्टैक करना शुरू किया उन्होंने स्पेस को। यहाँ पे इधर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इधर उन्होंने दो स्क्वायर या हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में कागज़ को कंसेप्चुअली कंपोज किया, और उसको एक के ऊपर एक डाल दिया, और उससे जो था फॉर्मेट, लंबे वाले फॉर्मेट में उनकी कॉम्पोजिशंस फिट होना शुरू हो गई। और यही एक टेक्निक है जो कि आपको मुग़लों तक नज़र आती है, कॉम्पोजिशनल स्टाइल। क्योंकि अब तक पेट्रनेज बदल रही थी, हर तरह की पेट्रनेज थी। पाम लीफ वाला मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट भी था, लेकिन अब वर्टिकल फॉर्मेट भी 13वीं सदी के बाद आना शुरू हो गया था।
तो the local artists had to adapt to this new patronage system, which was more within the Persian speaking context culture. तो ये वजह है कि हमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं इन दिस पर्टिकुलर स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी पेंटिंग। ये डिटेल्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं फिर से वही बिल्कुल वायरी आउटलाइन, ऑलमोस्ट इसके अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी भी नज़र आती है इस लाइन में, थोड़ी सी जल्दबाजी है, एक हल्की सी बेचैनी है, जल्द इस तरह से उन्होंने किया हुआ है, कोई सुकून से उस तरह से लेके नहीं किया, जल्दी जल्दी काम किया हुआ है उन्होंने बहुत। और आँख हमेशा बाहर निकली हुई है, रंग बहुत फ्लैट हैं और बहुत एक ही लेयर में लगाए हुए हैं, कोई उन्होंने टिपाइयाँ टुपाइयाँ करके कोई भरने की कोशिश नहीं की हुई, क्योंकि इनका मकसद नहीं था इस वक्त। उनका मकसद था कहानी बताना है, और जितनी क्लियरली और उस तरह से बता सकें उन्होंने बताई हुई है कहानी। ये इसको थोड़ा, हाँ, तो यहाँ से फिर इधर से जस्ट टू एक्सप्लेन के रिकैप कि ये जो स्टाइल था वेस्टर्न स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी पेंटिंग, वो आता तो गुजरात वाला रीजन से, लेकिन हर जगह फैलता है और हर तरह के पेट्रन जिसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही अक्सर औकात जो कारखाने थे, मुसव्वरी के उस्ताद थे, वो इसी स्टाइल को अपना रहे थे तकरीबन 300 350 साल तक। लेकिन फिर एक बड़ी तब्दीली जो आती है हिंदुस्तानी मुसव्वरी में, वो आती है अराउंड 1500, यानी मुग़लों के आने से कोई 25-30 साल पहले इसी जगह पे, यानी कि शुमाली ही इलाकों में पूरे बर्र सग़ीर के एक हल्की सी तब्दीली आती है मुसव्वरी में, जो कि आपको नज़र आती है पूरी इन सारी रीजन्स में, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट बट विद इन द नॉर्दर्न रीजन। और बड़े जो कारखाने जो थे वो राजस्थान यानी मालवा, मेवाड़, दिल्ली, आगरा, यकीनन लाहौर वगैरह में भी होते होंगे, इसका इतना हमें इल्म नहीं है, लेकिन ये सारे रीजन्स जो थे इधर ये वाले स्टाइल को काफ़ी फ़रोग़ किया। ये मैं पीछे जा रहा हूँ आगे जा रहा हूँ, सॉरी। आगे ही जा रही आगे जा रहा हूँ, ना नहीं, हाँ ये ये तो फर्स्ट इधर आ रहा है। तो ये जो स्टाइल है इसको अमूमन इसको एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट से पहचाना जाता है, इवन दो इसके अंदर बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स इलस्ट्रेट हुई, लेकिन जो सबसे मकबूल है और शायद सबसे शुरू वाली भी है वो है चौरा पंचासे का। तो उससे उसको पहचाना जाता है सीपीएस स्टाइल, चौरा पंचासे का स्टाइल, जिसके अंदर फॉर्मेट तो आपको फिर से नज़र आ रहा है, वो तो खैर फॉर्मेट तो पेट्रनेज के हिसाब से होता है कि वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसमें कौन सी एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं पिछले वाले वेस्टर्न इंडियन स्टाइल से, अगर आप कोई पहचानना चाहे। मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड्स और फोरग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं, आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है, हम्म। और उसके अलावा इमेजरी जो है, यानी जो इलस्ट्रेशन है, पेंटिंग्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेना शुरू हो रही हैं। खत जो है वो जो तहरीर वो बिल्कुल ऊपर चली गई है या पीछे चली जाती है, बिल्कुल। जबकि वो जैन वाली मैन्युस्क्रिप्ट्स में टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा अहम था। हम्म लेकिन एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको नज़र यहाँ आती है वो है वो आँख आँख गायब हो गई है, अब सिर्फ एक ही आँख है, विच मीन्स दैट नाउ वी हैव दिस स्ट्रिक्ट प्रोफाइल, देयर इज अ होल जर्नी फ्रॉम द 3/4 जो कि आपको अजंता वगैरह में मिलता है, आहिस्ता 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 वो प्रोफाइल बनता है, आँख रह जाती है, फिर वो आँख भी चली गई, और अब अराउंड 1500 यू विद इन द साउथ एशियन पेंटिंग इन द नॉर्थ स्पेसिफिकली आपको ये एक स्ट्रिक्ट प्रोफाइल मिल जाता है। अब कोई वो 3/4 की कोशिश नहीं हो रही यहाँ पे, वो आँख चली गई। रंग अभी तक बहुत शौक हैं, टेक्सटाइल्स अभी तक काफ़ी उस टाइप की हैं गुजराती स्टाइल, लेकिन इमेजेस जो हैं वो तस्वीरें, पेंटिंग स्पेस जो है वो सरफेस बड़ी हो गई है, फिगर्स पे ज़्यादा फोकस आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से और थोड़ा सा ठहराव के साथ तस्वीर बनाई जा रही है, आउटलाइन में आपको डिफरेंसेस भी नज़र आती हैं।
अच्छा, यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन का जो पार्ट है वो भी थोड़ा सा मतलब मेच्योर है, जी ये हाँ। नहीं नहीं भैया, ये पर्शियनेट है ना पर्शियनेट है क्या? कहाँ पे? राइट साइड की जो इमेज है इस उसके अंदर इस्लीमी का इस्तेमाल है और अच्छा, खताई का इधर इधर इधर, यस, सही कह एक रहे और में भी था कि वो डायरेक्टली इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी हुआ था, हैं। जैसे ये इस्लामिक भी मैन्युस्क्रिप्ट से या इस्लामिक आर्किटेक्चर से, यानी उस टाइप का सल्तनत पीरियड? मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन में ऐसे होता है नहीं? हम्म। तो कहीं ना कहीं से तो यू राइट कि ये ओवरलैप हो रहा है, इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, क्योंकि अब तक तो स्पेसिफिकली शायद तिमुरिद हम्म। से भी है। और वो फारूक साहब ने बहुत अच्छा, मेरे ख्याल फारूक, हाँ, वो अच्छा नोटिस किया कि लाइन वर्क में ज़्यादा नफासत भी आ गई है, और हल्का कई जगहों पे हाइलाइट्स का भी इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया गया है, काले के साथ सफ़ेद की हाइलाइट। उससे आपको पता चलता है कि ये दुपट्टा इन्होंने ओढ़ा हुआ है, हालांकि बिल्कुल सी थ्रू है, लेकिन हाईलाइट से एकदम से एक हल्की सी नेचुरलिस्टिक एलिमेंट आता है उसके अंदर। तो वो ओवरऑल पेंटिंग्स में नफासत बढ़ गई है। ये जो आप कह रहे थे, इसमें क्या कहेंगे इसको, इल्यूमिनेशन का जो स्टाइल है वो भी, उसमें भी काफ़ी गौर से और अच्छी तरह से ध्यान के साथ बनाया हुआ है। डिटेल्स में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आना शुरू हो गई है, तो एक तरह से एक रिफाइनमेंट आ जाती है स्टाइल में, आँख चली जाती है, स्पेस फॉर द पेंटिंग्स ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो टिपिकल आपको जो एक फेमिनिन टाइप मिलता है, वो इस स्टाइल में बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, जिसके अंदर इसकी काफ़ी चौकोर जैसी शक्ल है, और एक उनका जो परांठे के साथ वो चुटिया जा रही है नीचे काले रंग की, वो हमेशा इसी तरह नज़र आती है। और जो उनकी ओढ़नी या दुपट्टा है, चादर है, वो सी थ्रू होता है, और बहुत ज़्यादा जैसे कि कलफदार दुपट्टा हो, बिल्कुल उसकी अपनी एक जान है, जो कि एक बहुत ख़ास पहचान है इस स्टाइल की। जहाँ जहाँ आप देखें इनके कपड़े, उधर आपको यही नज़र आता है, एक तो सी थ्रू कपड़े हैं, और मर्द हजरात ने अमूमन चाकदार जामा पहना होता है, जो कि आपको अकबर पीरियड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं मुग़ल पीरियड में शुरू शुरू में, इसलिए। और जो अंग्रेजी में इसको यू ऑल्सो कॉल इट द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम विजिबिलिटी, जो कि आपको टिपिकली इजिप्शियन वॉल पेंटिंग्स का, जब आप सोचें ना कि छाती सामने से पूरी नज़र आ रही है, कंधे, और शक्ल जो है वो बिल्कुल प्रोफाइल में नज़र आ रही है, एक पूरी आंख के साथ, तो ये एक टिपिकल स्टाइल अब बन जाता है यहाँ के बर सग़ीर की मुसव्वरी का इस वक्त तक। और जब आप पानी देखें तो इसको बिल्कुल जैसे कि वो टोकरी की जो आप वो नहीं करते वीविंग, उस टाइप की, तो ये भी कुछ पहचान है का। ये जो बड़े कमल के फूल हैं वो बहुत बड़े हैं, खूबसूरत हैं। और एक और एलिमेंट जो कि आपको नज़र आता है, जो कि अगले 300-400 साल तक चलता रहता है, वो ये है कि एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट हमेशा एक कोने पे दिखाई देता है, जिस तरह से आपको इन दोनों पेंटिंग में नज़र आ रहा है। वो इट्स लाइक अ जटिंग पवेलियन या जटिंग रूम और स्पेस एक साइड पे। तो ये भी एक कॉम्पोजिशनल फीचर है जो कि बहुत अहम हो जाता है मुग़ल दौर में भी, शुरू के दौर में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस स्टाइल में सिर्फ चौरा पंचासे का, जो कि एक कहानी है, 50 दोहे चोर के, इसका लिटरली मतलब यही बनता है, चोर के 50 दोहे या 50 शेर, जो कि एक और कहानी थी, प्रेम कहानी टाइप थी, जो कि शायर लिखता है इसको, बादशाह की बेटी से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये दोहे लिखना शुरू करता है, फिर बादशाह को पता चल जाता है, उसको पकड़ के जेल में डाल देता है। वो उनकी पूरी कहानी चलती है, और आखिर में जब बादशाह उसके ये शायद शेर वगैरह पढ़ता है, तो उसको आखिर में तौबा करके रिहा कर देता है। ऐसी कुछ लंबी कहानी है। तो उसके जो 50 दोहे हैं, उसके अराउंड ये पेंटिंग्स बनती हैं, तो जो कि आपको ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन और भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि इलस्ट्रेट हुई। मिसाल के तौर पे जो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आती है वो है भागवत पुराण, जो कि विष्णु और उसके उनके अवतारों के बारे में जो कहानियाँ लिखी गई, ख़ास तौर पे कृष्ण के कृष्ण अवतार की जो जितनी भी कहानियाँ थीं, उनके बचपन जब वो छोटे थे, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से राक्षसों और दूसरे लोगों को मात दी, वो सब कहानियाँ जो थीं वो भागवत पुराण में लिखी गई। और ये वो दौर है
15वीं 16वीं 17वीं सदी का, जब भक्ति तर्ज रूहानियत का एक ख़ास शक्ल बहुत ज़्यादा पूरे बर्रे सगीर में फैल गई थी, जो कि भक्ति, जिसको हम भक्तिज़म कहते हैं, जो भी कहें। और उसके आसार आपको हर एक्सप्रेशन में नज़र आते हैं, चाहे वो भगत कबीर हों या बाबा फरीद हों या जो भी हों। तो इन एनी केस, जो हिंदू जो वैष्णव, जो विष्णु को मानने वाले थे, उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हुई, अरूज पे थी इस वक्त। तो बहुत सारे जो राजे महाराजे थे वो कृष्ण भक्त हो रहे थे या साथ साथ हो रहे थे। तो उन्होंने इस कहानी को बहुत ज़्यादा फ़रोग दी, और भागवत पुराण की मैन्युस्क्रिप्ट्स के पेजेस आपको बहुत मिलते हैं इस स्टाइल में, अराउंड 1500 टू 1550 के ज़माने में, डिफरेंट रीजन्स में। ये स्पेशली एक सीरीज़ है जो कि डिस्पर्स्ड है, इसकी फोलियोज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो कि अराउंड 1540 थी। एंड द डेट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ जस्ट अराउंड द टाइम व्हेन हुमायूं वाज अबाउट टू कम बैक फ्रॉम एग्जाइल एंड फॉर्म द एटलियर, जहाँ से कहानी हमने पिछली बार शुरू की थी। तो इसके अंदर भी वही चीज़ें नज़र आती हैं कि स्ट्रिक्ट प्रोफाइल है, आँख जो है वो गिर चुकी है, आपको वो प्रोट्रूडिंग पवेलियन नज़र आ रही है एक साइड पे, जटिंग सॉरी पवेलियन एक तरफ से आते हुए। हर चीज़ में वही शोख रंग भी हैं और साथ साथ डार्क कलर्स पंक्चुएट कर रहे हैं उसको। तो फ्लैट रंग लगाए हुए हैं, उसके ऊपर आउटलाइन की गई है। आउटलाइन काफ़ी खूबसूरत है, ज़ाहिर है वो वाली नफासत नहीं है जो कि हम पर्शियन मुग़ल वगैरह स्कूल से उसका सोचते हैं। दिस इज स्टिल वेरी मच ऑलमोस्ट लाइक अ फोकिक टाइप, वेरी एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, स्टाइलाइज्ड। लेकिन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थे वो आर्टिस्ट्स जिनको फिर अकबर के ज़माने में, अकबर के तस्वीर खाने में अपने मुग़ल कोर्ट में बुलाया गया। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे जिदवल का इंट्रोडक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है कि ज़्यादा तस्वीर के नज़र आ रहा है, हम्म। जो कि एक और शायद इन्फ्लुएंस हो इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट सिस्टम से, इवन दो फॉर्मेट तो वही है उनका लोकल ट्रेडिशनल वाला हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो बॉर्डर, इवन कुछ इल्यूमिनेशन की चीज़ें नज़र आ रही हैं। Oops. अच्छा, ये दो और फोलियोज हैं भागवत पुराण के उसी सीरीज में से, जिसके अंदर यू कैन सी हाउ दी, एक और चीज़ जो नज़र आती है इस ट्रेडिशन इस वक्त फिर से, वो है कंटिन्यूस नरेशन, यानी कि एक ही किरदार को एक से ज़्यादा बार दोहराना उसी पेंटिंग में। फारूक साहब का सवाल है कि व्हाई इज रेड यूज सो मच इन द बैकग्राउंड्स एंड द बॉर्डर्स। वो मुख्तलिफ रंग हैं एक्चुअली, जो बॉर्डर पे रंग इस्तेमाल हुआ है वो एक्चुअली, हाँ ये तो वही शिंगरफ ही है एक्चुअली, बैकग्राउंड में भी शिंगरफ है। यहाँ पे बॉर्डर में एक शिंगरफ की पट्टी है और उसके ऊपर जो लाल रंग है वो लाख है, लाख, जो कि आपकी क्या कीड़े में से जो निकलता है, जो लोकल जिसमें से लाख दाना बनता है, सॉरी या, फर्नीचर के पॉलिश के लिए यूज करता हूँ। जी जी जी। तो उससे पहले, पकाने से पहले जब आप उसका रंग निकालें तो वो ये लाल होता है, जो कि वॉज अ वेरी टिपिकल कलर यहाँ के लिए। तो अब क्यों का पता नहीं, ये पता है सिंबॉलिकली इस ज़माने में लाल रंग जो था वो वीर आसन, यानी क्या कहते हैं, वॉरियर, बैटल, वॉर, थोड़ा सा अग्रेशन उसके साथ एसोसिएट होता है। लेकिन नॉट ओनली दैट, उसका मतलब दूसरे कलर्स के साथ भी होता होगा। अमूमन जब लड़ाई दिखा रहे होते हैं तो लाल रंग का ज़्यादा अबूर होता है, जब प्रेम दिखा रहे होते हैं तो काले रंग आ जाते हैं, जिस तरह से बादल की के घटा छा रही हो तो वो इंडिगो ब्लू या लैपिस लजूली ब्लू या ब्लैक आ जाता है। दैट आप इज क्या वो यूजली, हाँ आप क्या वो वीर रस कह रहे थे जब वीर रस, सॉरी आसन कह दिया मैंने गलती से, योगा वीर रस मेरा मतलब था, सॉरी। तो वो वीर हाँ तो रस से का रिलेशन इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर जंग हो रही है, मगर तो ये हर कि रंग, हर थीम का। इंडिया में ये जो रस रस और उनके साथ मुंसलिक रंगों का तो बहुत पुराना रिवायत है, तो बहुत आप पुरानी। हो सकता है कैसे ही हम्म। अब ये जंग हो रही है, सही कह तो उसी को इस्तेमाल करके स्कॉलर्स
अब लिखा तो कहीं नहीं हुआ कि 1540 में उन्होंने क्यों ये रंग इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि ये रस और रंगों का बहुत पुरानी टेक्स्ट्स में मिलता है, यानी वी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेंचुरी बीसी वगैरह के टेक्स्ट वगैरह में, नाट्य शास्त्र जो उस इस तो वहाँ से लोग एसोसिएट करते हैं कि शायद इसलिए अभी तक ये रंगों का ये मतलब है। अब हर हर रंग की सिंबलिज्म थी। सॉरी जी रफिया, आप कुछ कहना जी चाहेंगे? मैं कह रही हूँ कि मुराद मे बी द कलर्स रिफ्लेक्ट द मूड, जैसे आप कह रहे जी हैं हाँ। कि जो इंडिगोज वगैरह हैं दे आर सॉफ्टर एंड देयरफॉर सॉफ्टर ह्यूमन इमोशंस, जी हाँ। एंड द रेड इज you know color of अग्रेसिव। blood and therefore war and violence. बिल्कुल यही है। मूड्स अलग अलग। हाँ हाँ हम्म, यही बात एग्जैक्ट, हम भी यही कह तैमूर साहब भी यही कह रहे थे कि वो उनको फिर वो रस थ्योरी के अंदर उन्होंने डाल के इस्तेमाल किया हुआ था। तो कुछ ना कुछ आसार इसमें नज़र आते हैं, 1 to 1 हमेशा नहीं होता ये, लेकिन मोर और लेस आप ये बात कर सकते हैं कि अगर किसी देवता या खुदाई दिखानी हो या उस तरह से तो गोल्ड भी हो सकता है, प्रेम दिखाना हो तो ब्लू हो सकता है, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल इन बाय दिस टाइम। हाँ, तो कंटिन्यूस नरेशन एक और चीज़ है जो कि आपको इसमें नज़र आती है। ये एक ऐसी चीज़ थी, अगर हम कभी मौका मिला और आपको पूरा साउथ एशियन आर्ट हिस्ट्री पे लेक्चर्स देने के मौके मिले, तो आप वन कैन एक्चुअली टॉक अबाउट द होल डीप हिस्ट्री के अशोक वगैरह के ज़माने में और कुषाण पीरियड में आपको जो उनकी बुद्धिस्ट रिलीफ्स में कंटिन्यूस नरेशन बहुत नज़र आती है कि बुद्धा यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे चला गया, फिर वहाँ चला गया, एक ही पैनल में। लेकिन उसके बाद गुप्ता पीरियड के बाद मिडीवल पीरियड के थ्रू पूरे 16वीं सदी तक आपको नज़र ही नहीं आती, ना पेंटिंग में ना स्कल्पचर में, कहीं भी। लेकिन अचानक से फिर से इधर 16वीं सदी में यू स्टार्ट सीइंग दिस कंटिन्यूस नरेशन इन दिस सीपीएस स्टाइल ऑफ पेंटिंग, विच इज़ इंटरेस्टिंग। कि जिस तरह आपको कार्टून्स में नहीं आपको मिलते एक ही पेज पे बहुत सारे, इधर भी जो स्विचिंग बेबीज कृष्णा और को यहाँ पे डाल लाया जा रहा है, उनकी जो दूसरी जो बेटी हुई थी दूसरे घर में उसको लेके जाया जा रहा है, तो यू कैन सी द सेम कैरेक्टर हैपनिंग हेयर, स्पेशली जहाँ पे ये मक्खन चुरा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। पहले यहाँ आए, बंदरों को खिलाया, फिर यहाँ आए, अपने दोस्तों को खिलाया, तो वो कंटिन्यूस नरेशन कम्स बैक अगेन, विच इज़ इंटरेस्टिंग। ये भी एक और एग्जांपल है। अगेन यू सी द जटिंग पवेलियन ऑन वन साइड, लाइक कॉम्पोजिशन का एक हिस्सा बन चुका होता है। स्पेस सेल्स भी इनको कहते हैं, जिस तरह से इधर है कि हर चीज़ जो है वो अपने अपने स्पेस सेल्स में महदूद है, और कोई ऐसे ऐसा चीज़ें हैं जो कि इनको तोड़ रही हैं, लेकिन हर चीज़ अपने अपने एक स्पेस में बंद है। इधर इधर ये मुझे बड़े मज़े की तस्वीर लगती है, क्योंकि वैसे कहानी और किस्सा तो महाभारत और उसके या भागवत पुराण का है, जो कि ऑफ कोर्स गोज बैक इनटू फर्स्ट सेंचुरी बीसी या एडी, बहुत पुरानी कहानी है। लेकिन तस्वीर में इन्होंने बड़े मज़े का दिखाया हुआ है कि कृष्णा जो हैं वो गरुड़ पे बैठ के हमला कर रहे हैं राक्षस के महल में, और वो राक्षस के महल में एक पूरी मोट है पानी की, और उनके ऊपर से तोपें निकल रही हैं। तो ये तोपें बनाई हुई हैं, जो कि काफ़ी मज़े की बात है कि एक तरह से उस ज़माने के लिए कंटेम्प्रेरी एलिमेंट डाल दिया एक ऐसी कहानी में जिसका कोई तोप बंदूक वाला का कोई ताल्लुक ही नहीं था। दिस इज एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट मैथोलॉजी। जी तो कोई ये लगता सवाल? है एनसीए से पढ़े थे। वही वाली चीज़ कंटेम्पराइज हो एग्जैक्टली के पैंट जीन्स पहना दी या मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाते हुए दिखा दिया, उस टाइप का सीन इधर हो गया कुछ, कि बंदूक उस जमाने में तोपें कहानी में तो हो ही नहीं सकती थी। But how lovely. Wow. हाँ, और अब हम चलते हैं कि एक एक तरफ, तो ये वो जमाना है जब आपको दो तीन, खासतौर पे दो बड़े ख़ास मखसूस मुख्तलिफ स्टाइल्स नज़र आ रहे थे एक साथ उसी रीजन में, यानी कि हमारा जो रीजन है बर्र सग़ीर का नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, वहाँ पे एक तो ये स्टाइल था जिसकी जो कि बहुत फ्लैट है, बहुत शोख और फ्लैट रंग इस्तेमाल हुए हैं, आउटलाइन पे काफ़ी जोर है,
हर चीज़ बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफाइल में है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, चौकोर सी शक्लें हैं, सर, और जटिंग पवेलियन नज़र आ रही है, इस टाइप की सारी चीज़ें। लेकिन फिर साथ साथ आपको एक और स्टाइल भी उतना ही मकबूल आपको नज़र आता है इन्हीं जगहों पे, जो कि ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से सलातीन दिल्ली के साथ साथ डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा हो, या नॉट जस्ट दिल्ली बट सल्तनत पीरियड में। जैसे कि मशहूर खाने की किताब है नेमत नामा, जो कि मालवा का जो हुक्मरान था मुसलमान, उसने उसने लिखी एक्चुअली, और उसी के कोर्ट की आपकी वो नज़र आती है इलस्ट्रेशंस होती हुई, और ये सब ख़वातीन हैं जो ही सराउंडेड हिमसेल्फ बाय वुमेन हु वुड ड्रेस इन मेंस क्लोथ्स, पगड़ियाँ पहनी हुई हैं, नेज़े पकड़े हुए हैं, जो भी है, उसका अपना एक कोर्ट का स्टाइल था। लेकिन स्टाइल वाइज देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेंट्रल एशियन, पर्शियन, तैमूरिद एलिमेंट्स काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ये बादल जो है वो कम्प्लीटली तैमूरिद सेंट्रल एशियन एक मोटिव है। शक्लें जो हैं उसमें अब सिर्फ प्रोफाइल नहीं है, बल्कि साथ साथ 3/4 भी नज़र आ रहा है। तो ये उसी ज़माने में चल रहा है जब साथ साथ आपको CPS स्टाइल नज़र आ रहा था। कितना मुख्तलिफ है। रंग जो है वो थोड़े से धीमे हैं, इतने शोख रंग फटाख करके नहीं लगाए हुए, थोड़ा सा काफ़ी रिफाइनमेंट है। देखिए जैसे कि आपको ये परात नज़र आ रही है, उसके अंदर कितना खूबसूरत रंग हुआ है। आउटलाइंस जो हैं शक्लों की और फेसेस की, उसमें भी थोड़ी सी नज़ाकत है। जहाँ मोटी लाइन लगानी है वहाँ वो लगाई है, जहाँ पतली लगानी है वहाँ, और जहाँ जहाँ इल्यूमिनेशन इलस्ट्रेशन करनी है उसमें भी एक एक मुराद, पत्ते पे जोर दिया। जी, इस स्टाइल का नाम क्या है? वो अभी हाउ आ डू? रहे हैं। ओह अच्छा, सॉरी। मतलब हर हर रीजन का अपना एक हल, वैसे तो स्टाइल था ही, लेकिन इसको हाँ लोगों ने मुख्तलिफ नाम दिए हैं। अभी उस पर आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अभी आई जस्ट सिर्फ शोइंग के हाउ सम लोकल रूलर्स हु मे बी हैड मोर ऑफ अ पर्शियनेट या इस्लामिकेट या सेंट्रल एशियन कनेक्शन, अमूमन मुस्लिम रूलर्स या उनकी क्योंकि वैसे तो अब इन सारे रीजन्स पे मुसलमानों का ही की हुक्मरानी थी, लेकिन पेट्रनेज तो ज़ाहिर है हिंदू भी थे, जैन भी थे, ये भी थे, वो भी थे। तो उस तरह रिलीजियसली आप सेक्टेरियन डिविजन्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टाइलिस्टिकली आप कह सकते हैं कि ये इस स्टाइल में बना, क्योंकि CPS स्टाइल जो ये स्टाइल है, इसके अंदर चंदायन और इस तरह के इलस्ट्रेशंस बहुत खूबसूरत हुई हैं। बहुत मशहूर एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि लाहौर म्यूज़ियम में है, लाहौर और चंडीगढ़ म्यूज़ियम में है, सिर्फ उसके फोलियोज़ वो सिर्फ इसी स्टाइल में बनी है, लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट पे, क्योंकि दैट वाज मेड फॉर मुस्लिम ऑडियंस, बट द स्टाइल इज़ एग्जैक्टली दिस। और वो भी चंदायन की मैन्युस्क्रिप्ट है। तो सेक्टेरियन वाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट जस्ट एक्सप्लेनिंग कि किस तरह से ये थोड़ा सा और अटेंशन टू डिटेल, मच मोर रिफाइंड आर्किटेक्चर और इल्यूमिनेशन एलिमेंट्स भी, एंड क्लियरली मोर कनेक्टेड टू पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल। तो अमूमन इसको हम लोग सल्तनत स्टाइल कह देते हैं या चंदायन स्टाइल कहते हैं, क्योंकि इस वाले स्टाइल में जो कि बहुत डिफरेंट है CPS स्टाइल से, उसके अंदर एटलीस्ट मेरे ख्याल 3 मुख्तलिफ चंदायन की कहानियाँ इलस्ट्रेट हुई थी। एक तो है उधर मैनचेस्टर लाइब्रेरी में, रायलैंड्स लाइब्रेरी में, कोई कभी इंग्लैंड जाए तो देख सकता है। दूसरी जो है उसके काफ़ी सारे फोलियोज हैं छत्रपति उधर शिवाजी महाराज उधर बॉम्बे में, बॉम्बे म्यूज़ियम के म्यूज़ियम में, CSVM में, VSM में, जो भी। तो उसमें है, तो इधर आप बड़े मज़े की नायाब आप इसके अंदर तर्ज देख सकते हैं। उसके अंदर मिसाल के तौर पे जब आप आसमान को देखें तो दैट्स राइट आउट ऑफ एन इंटीरियर ऑफ अ टूम या मॉस्क आर्किटेक्चर। यहाँ तैमूर साहब ज़्यादा अच्छा शायद हमें समझा सकें कि ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है। ये जो क्लासिकल वो है इल्यूमिनेशन के कैपलरी जो को ज्यादा पता है इस बार को। जी जी आसमान बिल्कुल। में क्यों है? नाम ये वही वो इस्लीमी का हमें डिजाइन जो इस हमसे, क्योंकि वो इस्लीमी इज बेसिकली द मैस्कुलिन पार्ट ऑफ तहजीब, एंड द फ्लोरल एलिमेंट जो है वो सारा उसका फेमिनिन पार्ट है।
तो जो आपका इस्लीमी होता है वो बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू द कॉम्पोजिशन, और यहाँ पे भी अगर हम लोग स्काई में देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल प्रेजेंस आपको नजर आती है, और फिर उसके अंदर जो फ्लोरल एलिमेंट्स हैं वो फ्लो हाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो अब वो सिर्फ क्लासिक आसमान में ही नजर आता है ये। यस। आसमान में इसके शायद आया कि डोम द ऑफ द स्काई। या यही मैं भी सोचा कि शायद उससे ही लिया हो, क्योंकि फिर जब आप घास और पत्तों वगैरह पे आते हैं उसमें फिर सिर्फ फ्लोरल एलिमेंट्स हैं उसमें, उस तरह से वो स्ट्रिक्ट। नेचुरलिस्टिक है, हाँ वो एब्स्ट्रैक्ट है। जी हाँ। तो ये एक टिपिकल आपको ये चंदायना स्टाइल में, चंदायन स्टाइल में ये नज़र आता है एलिमेंट के, इस्लीमी जिसको आप कह रहे हैं, वो जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं ऊपर, वो काफ़ी एराबेस्क जिसको अंग्रेज कहते हैं लोग। और another element that is unique to it is a high horizon line, कि एक पूरा स्टेज सेट है, एक बहुत यूनिफाइड कॉम्पोजिशन है, उस तरह से आपको इतना टूटा हुआ स्पेस नहीं नज़र आ रही। एक ज़्यादा कोहिसिव स्पेस इसके अंदर है, जिसके अंदर आपको हाई होराइजन लाइन है और उसके अंदर सारा सीन हो रहा है आपके सामने। शक्लों पे भी ज़्यादा जोर है उस तरह से कि दे ऑल हैव मोर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल फीचर्स, जबकि सीपीएस स्टाइल में जब हम देख रहे थे तो वो सब एक ही तरह के शक्लें ज़्यादातर बनाई हुई थी। तो इसमें भी हर किसी के थोड़े थोड़े डिस्टिंक्शंस हैं, और रंगों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। पेस्टल कलर्स यानी बड़े दबे हुए या धीमे रंग इस्तेमाल किए गए हैं इसमें, इतना शोख रंगों का बड़ा सिलेक्टिव इस्तेमाल है, जैसे कि शील्ड में आ गई। लेकिन ओवरऑल अगर आप सीपीएस या वो जैन वाला स्टाइल देखते तो उसके अंदर तो बैकग्राउंड को ही लाल कर दिया, वो कभी आप इसमें बहुत कम देखेंगे। इसमें ज़्यादा नेचुरलिस्टिक रंग इस्तेमाल के, आसमान है तो वो नीला होगा, घास है तो हरी होगी, दैट्स द आइडिया। एंड एवरीथिंग इज लिटिल क्वाइटर, जिस तरह से वो बहुत बोल्ड, बहुत एब्स्ट्रैक्ट, एक बहुत उसमें बहुत ज़्यादा हरकत नज़र आ रही थी पिछली वाली पेंटिंग्स में, इन वाली में, इस स्टाइल में। जब हम ये चंदायन स्टाइल में जाते हैं चीज़ें थोड़ी सी सेटल्ड नज़र आती हैं। दिस इज अ गुड कंपैरिजन बिटवीन द टू स्टाइल्स। ऑन द लेफ्ट यू हैव द सीपीएस स्टाइल, जिसके अंदर ये भागवत पुराण का एक मैन्युस्क्रिप्ट है, और राइट पे चंदायन स्टाइल में ही चंदायन की एक इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है आपको। तो देयर इज वन स्टोरी, देयर इज नो कंटिन्यूस नैरेटिव, उसी कहानी को उन्होंने एज अ स्टेज डिपिक्ट किया है, जबकि लेफ्ट में एक पूरी कहानी को एज अ कॉमिक बुक स्टाइल में नरेट किया है कि यहाँ पे गए फिर वहाँ पे गए, सब सो रहे थे जो भी। तो ये और एग्जांपल्स हैं। ये उन्होंने एक महल दिखाया हुआ है, तो नीचे पहला फ्लोर है, ऊपर उनकी बात हो रही है हुक्मरान के साथ, और फिर से आपको वो अरबेस्क कितने क्लियरली नज़र आ रहे हैं स्काई में, आसमान में। और ये जो आर्किटेक्चर है वो आई गेस टिपिकल सल्तनत पीरियड आर्किटेक्चर होगा, जो कि शायद नज़र आता है इन रीजन्स में। ये फिर से आप लोग बेहतर बता सकते हैं, मुझे इतना इल्म नहीं है। लेकिन ये धारियों वाले डोम्स, यहाँ पे गुंबद बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं इस स्टाइल में। और फिर एक दरख्त है जिसके नीचे पूरा सीन हो रहा है, ये भी इज अ टिपिकल कॉम्पोजिशनल एलिमेंट, कि वन ट्री कमिंग आउट फ्रॉम वन साइड एंड देन शेडिंग द इंटायर सीन। तो ये है हमारी कहानी कि मुगलों तक पहुंचने की, कि एक तरफ तो आपके पास ईरान के उस्ताद हैं जो कि सफवीद कोर्ट के हाईएस्ट उस्ताद थे, और वो आए हुमायूं के साथ। दूसरी तरफ आपके लोकल आर्टिस्ट हैं जो कि दो तीन मुख्तलिफ स्टाइल्स में पहले से ही काम कर रहे हैं। एक ये स्टाइल है बिल्कुल बोल्ड, ब्रिलियंट कलर्स, वेरी वेरी सिंबॉलिक एंड वेरी फ्लैट एंड एब्स्ट्रैक्ट, not at all interested in that sort of refinement that ख्वाजा अब्दुल समद या मीर सैयद अली were practicing। तो उनका लिए मैं ऐसे सोचता ही हूँ ऐसे कि आपके पास ये उस्ताद आए जो कि ये काम कर रहे हैं, और फिर उनको ये वाले शागिर्द दिए गए जो कि ये काम कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे उसके साथ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि उन्होंने फिर कैसे इन सारी चीज़ों को एक साथ चलाया। ज़ाहिर है अकबर और उनके दरबार की ज़ेर निगरानी, और वहाँ से फिर आपको अकबर पीरियड की जो एक स्टाइल है वो
उभरता हुआ नजर आता है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे आपको वो सारे एलिमेंट्स जो कि हमने आज और पिछले वाले लेक्चर में देखे, वो अब आप आहिस्ता आहिस्ता पहचानना शुरू कर जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जो लोग अपना जो एक तस्वीर खाना है उसकी अपनी क्या इजाद कर रहे हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, अरे तो वाकई, शूट। यहाँ पे अब बेशक हम लोग रैप अप करते हैं, वी कैन स्टॉप इट ओवर हियर एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। एक तस्वीर ना देखी अकबर। चले एक तस्वीर देख लेते हैं अकबर पीरियड की। अकबर पीरियड। तो जो हमें दो अर्ली अकबर पीरियड मैन्युस्क्रिप्ट जो कि आज तक जिसके हमें पेजेस वगैरह मिलते हैं, वो एक तो सबसे पहले वाला अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट थी जो कि तूती नामा है, थूथी नौ में, जो कि शायद 1560 वगैरह में बनी हो उसके लगभग। और दूसरी जो अलमशहूर है वो हमजा नामा है, जो जिसके फोलियोज बड़े बड़े हैं और वो हर जगह फैले हुए हैं यूरोप और अमेरिका में। तो तूती नामा में आपको ये सारा जो स्टाइल है, चंदायना स्टाइल के पेंटर्स, सीपीएस स्टाइल के पेंटर्स, पर्शियन पेंटर, वो सब एक ही मैन्युस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और कई जगहों पे आपको उनके नाम भी नज़र आते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह से इस मैन्युस्क्रिप्ट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दे वर रियली वर्किंग टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ न्यू अकबर पीरियड स्टाइल एंड दिस वाज देयर ट्रेनिंग ग्राउंड। इसको मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, एक दो तस्वीरें दिखाता हूँ, फिर हम अगली बार इसके बारे में तफसील में बात कर सकेंगे। ये कंपैरिजन है सीपीएस का लेफ्ट पे और ये अकबर पीरियड अर्ली पेंटिंग राइट पे। सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, इनके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी आप बस गौर से देखें कैसे चीज़ें कंटिन्यू हुई और कैसी चीज़ें तब्दील हुई, दोनों चीज़ें हो रही हैं एक साथ। ये लेफ्ट पे चंदायन स्टाइल का है पेज और राइट पे तूती नामा का पेज है। क्लियरली एन आर्टिस्ट ट्रेन्ड इन द चंदायन स्टाइल वर्किंग फॉर द अकबर एटलियर ऑन द राइट। तो यहाँ पे भी हम तफसील में बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले अब यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं ऑडियंस के लिए। अगर किसी का कोई सवाल है, वो पूछना चाहते हैं, तो दे कैन अनम्यूट एंड आस्क डायरेक्टली। I'll keep the PowerPoint on in case someone has a particular question for an image या कुछ। क्या ख्याल है? अभी पूछ नहीं सर, अभी हम तो जैसे जवाब दे दो। हम्म। सो फारूक साहब का एक सवाल है कि व्हाट वाज द टिपिकल साइजेस ऑफ फोलियोज इन बोथ जैन एंड लेटर पीरियड्स। जैन वालों के तो छोटे होते हैं ऐसे, बट बिल्कुल छोटे, मतलब 3 by 6 इंचेस ऐसे कुछ, 7 by 4, लाइक हाँ छोटे 4 by 7, बिल्कुल हाथ में ऑलमोस्ट 2 हाथों के साइज के बराबर। ज़ाहिर बड़े भी हो लेकिन ज़्यादातर ये वाला साइज था। palm leaves, right? या पाम palm लीव्स, leaves। जी हाँ। उसके बाद कागज़ पे भी, कागज़ी पे। और दूसरे जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो ज़्यादातर A4 साइज मोरलेस, उसके आगे पीछे। और हमजा नामा ज़ाहिर है जो कि हम देखेंगे अगली बार, वो तो बहुत बड़ा था, 4 फुट, 4 by 3 फीट या ऐसे कुछ, या 3 फीट। तो एक जो मेरा अपना सवाल था वो ये था कि मतलब if you are starting a painting, ठीक है, and how will you define the size of the bounding box in which the painting goes? क्या वो कागज के साइज के ऊपर डिपेंड करता है या कागज उस तस्वीर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है? Whatever the patron is commissioning. ओरिजिनली तो साइज पहले आता था कागज, छपड़ी, और फिर हम्म। उसके हिसाब से कटता था डिपेंडिंग ऑन द कमीशन। क्योंकि ओके। तस्वीर खाना और किताब खाना मिले एक साथ ही चलते थे, तो सबसे पहले तो आपने एक एक तरह से एजेंट हुआ या क्यूरेटर हुआ या जो भी मिडल मैन हुआ, जिसने पेट्रन और वर्कशॉप्स के बीच में सारा कुछ बनाना है, तो उसका काम था ये
देखना कि पेट्रन के पास कितने पैसे लगाना चाह रहा है वो। अगर बहुत पैसे हैं तो आप बड़ा कागज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर तस्वीरों के लिए अलग से स्पेस बना सकते हैं। पैसे कम है या जल्दी कराना है काम, तो आपको हिस्टोरिकली फ्रॉम स्मॉल साइज टू पॉकेट बुक्स टू 4 फीट बिग बुक्स, आपको सब कुछ मिलता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, सो हाईएस्ट पेट्रनेज हमारे यहाँ ज़ाहिर है शाहजहां पीरियड, जहांगीर पीरियड, उसकी दोज आर स्लाइटली बिगर, ए थ्री और ए टू के, A3 और A4 के बीच में साइज है ना उन फोलियोज का। तो और उसके अंदर फिर जाहिर है स्पेस ज़्यादा है आर्टिस्ट की काम करने के लिए। लेकिन मेजॉरिटी जो चीज़ें बनी थी वो उसमें कैलीग्राफी ज़्यादा होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फारूक साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरा एक सवाल तो ये कि अभी हमने तकरीबन 300-400 साल की हम बात कर रहे हैं, 1200 से शुरू होके तो 1500 के एंड तक की बात हो रही है। हम्म तो इस दौरान आई एम श्योर जो कलर पिगमेंट की अवेलेबिलिटी और स्पेशली एरियाज भी डाइवर्स हैं, उधर से पर्शिया से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से ये आ रहे हैं, इधर इंडिया के नॉर्थ की और वेस्ट की बात हो रही है। तो पिगमेंट की अवेलेबिलिटी जो अवेलेबल था या राइस था, वो इसमें भी कुछ फर्क आया होगा, उससे भी कुछ कलर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ चेंज आई होगी। बहुत, वो हर स्कूल में अलग अलग थे, क्योंकि कई लोगों को लाजवर्द प्रिपेयर नहीं करना आता था। कई, जिस तरह राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहाँ पे लाजवर्द आया भी, तो उनको उस तरह से नहीं प्रिपेयर करना आता था जिस तरह से पर्शियन और मुग़ल स्कूल्स में हो रहा था। तो उससे डिफरेंस आ जाता है। वो फिर उसकी जगह स्मॉल्ट इस्तेमाल करते थे कई जगहों पे। स्मॉल्ट जो होती है वो उसमें शीशे का सिलिकॉन ज़्यादा होती है, या एजोराइट करते थे। तो देर आर डिफरेंसेस। और लोकल पत्थर कौन से मौजूद हैं, कई जगहों पे आप इस तरह से इंपोर्ट नहीं करा सकते थे रंग, तो आपको लोकल इस्तेमाल करने होते। तो उसमें बहुत, इसमें फिर स्कूल्स में भी डिस्टिंक्शन इस वजह से आ जाती है। जैसे कि मुग़ल स्कूल में आपको ज़्यादा वो जो गावगोली पीला इतना मेरे ख्याल से नज़र नहीं आता, उस वक्त तक शायद इजाद नहीं हुआ था जो भी। उसमें आपको ज़्यादा यही हड़ताल हड़ताल वर्क ही नज़र आता है एज ए येलो पिगमेंट। तो इस तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंसेस तो आ जाते हैं बिल्कुल। और एक और सवाल मेरा ये था कि पेपर के ऊपर ओपेक वाटर कलर यूज करना या गोल्ड यूज करना वाटर बेस्ड है, और आप मतलब बड़ा फ्रेजाइल है इन अ वे कि आप उसको बंद करके किताब की शक्ल में लपेट के रखते हैं, मतलब बाकायदा बुक बाइंडिंग होती है, वो हम्म सेफ होता है, छोटा होता है, सेफ कीपिंग। अगर आप कपड़े की बात करते हैं कि कपड़े पर भी हुई, तो कपड़ा टिपिकली बड़े साइज का, जैसे आपने कहा कि कुछ फुट होता है, जी हाँ, हो अ, सकता उस पे वाटर कलर से पेंट करना, मतलब वाटर कलर या वाटर बेस्ड चीज जो कि बारिश भी है, मूनसून भी है, ह्यूमिड भी है, तो वो कैसे मतलब सस्टेन करता था ओवर ओवर डेकेड्स या ओवर सेंचुरीज। मतलब पानी वगैरह से अगर वो वाटर बेस्ड है, ऑयल बेस्ड चीज तो रुक सकती है। तो हाँ, ये मेरे ध्यान इसीलिए में बड़ा। इसलिए कपड़े वाली चीज़ें ज़्यादा बची नहीं हैं। इसी वजह से जो आपने भी चीज़ें बयान की, वो हमजा नामा जो बना था वो कपड़े पे बनाया था अकबर पीरियड में। तो अच्छा। उसके बहुत कम फोलियोज बने, 1400 या पता नहीं कितने थे, और उसमें से अब सिर्फ 150 के करीब वो भी उनके कुछ टुकड़े मिलते हैं। तो यही वजह है। दूसरा, ये उसको प्रिपेयर करने के लिए वो अक्सर पेस्ट कर देते थे उसको पीछे लकड़ी के फट्टे पे या किसी चीज़ पे, या उसको कागज़ के साथ, कागज़ पे, मोटे कागज़ पे लगा देते थे। तो उसको थोड़ा सा पक्का तो किया ही होता है, लेकिन द फ्रंट लेयर इज़ क्लॉथ, पीछे बेशक कागज़ या दूसरी चीज़ें लगी हुई हों। तो वो 3-4 लेयर्स की वसली ही बनाई हुई है, लेकिन वसली का फ्रंट लेयर जो है वो कपड़ा है। तो और उसको फिर प्रिपेयर भी काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह हम सफ़ेदे की लेयर लगाते हैं पहले प्राइमर के लिए या जो भी, तो उसको जो भी लगाते थे वो काफ़ी ज़्यादा लगा के उसके सारे होल पोर्स वगैरह बंद करके बिल्कुल स्मूथ करके फिर काम करते थे। तो बहुत तगड़ा मटेरियल है, वैसे तो बड़ा अच्छा मटेरियल है, अच्छा काम होता है उस पर बहुत ज़्यादा। लेकिन बचता नहीं है इतना अच्छा ओवर टाइम, क्योंकि उसमें नमी आ जाए या कुछ फफूंदी लग जाए, कुछ हो जाए, फट जाए, तो वो तो जाहिर है, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं बचता जितना कि लाइब्रेरीज में किताबें बच गई। चलें, थैंक यू सो मच। अब मैं आई एम हैंडलिंग द टॉक टू मिस रफिया, और वो इसको बस रैप अप करेंगी। और यप, ओवर टू यू। Dr. Murad Saab, your presentation was extremely enlightening. I have learned so much as the other participants.
there seems to be absolutely no end to this subject of yours. I think we will continue to learn in the next session as well. Just in this session, I think you've covered 300 years of history, starting from Gujarat. I mean, I'm just going to put in the salient things, and how it spread northwest and over the entire subcontinent. And you so well described how the palm leaves were replaced by paper. And because of that, how the attitude and the descriptions and colors all evolved and changed. I mean, that was absolutely beautiful. जैसे for one example, जो आपने गुजराती style का बताया था कि never really noticed it कि the eye used to pop out, one of the eyes. I mean, it's such a distinctive feature. Very interesting, and how the vibrant colors were there, and also the fact that some of the paintings in the Gujarati and Western thing were made so much in a hurry that some of the lines were not really so refined. And of course, then you went on to telling us how the format changed into vertical with the advent of Islam. This is in the 12th century. And the reason for that was because of the book binding and the Islamic codex and all that. Very interesting. I did not know all this. And the next change, of course, was with the, excuse my pronunciation, the Charapanchasika. Yes. That had lesser text, and the most distinctive feature of that was the eye had been removed, which is quite a sort of, it evolved, and there was some thing of shading, and the illumination had come in, and this dominant was the see-through dupattas and the see-through kapadas. It was amazing, you know, how things evolved and changed. And of course, at this time, you mentioned that most of the paintings covered Vishnu and the avatars, and that they were the most prominent features of that age. Then you proceeded to tell us about the Chandayan style. And this was far more detailed, more refined. There was facial distinction. And particularly in the architecture, there were these distinctive domes that had these lines that made them sort of distinct from the other ones. And here the Mughals entered, which you will carry on in the next session with the Tutinama and the Hamzanama. So thank you again, Dr. Murad Saab. This was most enlightening, most interesting, and you know, we really appreciate your time and sharing your valuable insights. And thank you to all the participants for taking this such an active part. I would request the participants to do give us your feedback and suggestions. It will only better us again. And finally, to Hastonis from all of us for providing this platform where we can all come together to share our time and meaningful dialogue. Thank you very much. Thank you so much. Inshallah, agli baar. Everyone. Sleep well, stay safe, stay well till next time. And Dr. you have a good day. Thank you. Khuda Hafiz. Okay, Allah Hafiz.